जी स्टूडेंट्स, ये थी वो एग्ज़ाम्पल जिस पे आप लोगों ने काम करना था बुक की हेल्प से, और आपने देखना था कि किस तरह RSA एल्गोरिदम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, प्राइम नंबर्स के रूल्स को यूज़ करते हुए, नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से मैसेज को इंक्रिप्ट एनक्रिप्ट करता है यूजिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है, उसकी वर्किंग आप लोगों ने करके देखी। RSA की एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने ज़रा रखते हैं। बुक की आपकी एग्ज़ाम्पल है फिगर 9.7, जिसके अंदर फर्स्ट जो जर्नल अप्रोच है उसके अंदर तो आपको एक जनरल तरीका बताया जा रहा है कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होके तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनता है। यहाँ पे आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें प्लेन टेक्स्ट को साइफर में एंड साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करने का तरीका दिखाया हुआ है। अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास स्टेप 1 पे सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेटर की हेल्प से रैंडमली कोई भी दो पी और क्यू चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगेन हमने रैंडम नंबर के कॉन्सेप्ट को इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हम यहाँ पे उस रैंडमाइजेशन को यूज़ करने वाले हैं। सो पी एंड क्यू हमने रैंडमली चूज़ किए हैं। इसमें रैंडमनेस की सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स होल्ड करने चाहिए। पी एंड क्यू को सारी करेक्टरिस्टिक्स रैंडमनेस की टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। बहरहाल जी, रैंडमली दो प्राइम्स पी एंड क्यू चूज़ किए और उसकी मदद से उसकी बेस पे ई कैलकुलेट किया। स्टेप 2 के अंदर ई और एन डिसाइड हो गया। ई और एन यानी पब्लिक की का पेयर बन गया। पब्लिक की के पेयर को यूज़ किया गया मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए। स्टेप 3 में सेंडर के पास जो मैसेज है, लेट्स से हाउ आर यू के अंदर वर्ड्स एंड ब्लैंक्स, जो ब्लैंक स्पेसिस हैं उन सबको सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उन इंटीजर को ग्रुप करके मैसेज के ब्लॉक्स बनाए हैं। पहला P1 जो ब्लॉक बना है, प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक बना है, वो 3314 है। नेक्स्ट 2262 एंड अप टू सो ऑन मैसेज के ब्लॉक्स बन गए। उसके बाद स्टेप 5 पे क्या किया, प्लेन टेक्स्ट से साइफर बनाया। उसके लिए RSA का फॉर्मूला लगाया, यानी एम पावर ई सी इज इक्वल टू एम पावर ई मॉड एन, क्योंकि एन यहाँ पे आपके पास 11023 है, एम मैसेज जो है 3314 है, और ई पावर क्या है आपके पास 11 है। सो 3314 पावर 11 मॉड 1011023 कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो फर्स्ट साइफर होगा। इसी तरह नेक्स्ट सारे प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक से साइफर के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। फिर स्टेप 6 पे अब डिक्रिप्शन की का पेयर डिसाइड किया जाता है। बेसिकली किया तो ये स्टार्ट पे ही जाता है, लेकिन ज़रूरत इसकी समझ ले स्टेप 6 पे होती है, जिसमें ई की बेस पे डी कैलकुलेट होता है। किस लिहाज से हमें पता है, डी एंड ई मस्ट बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इन सच अ वे दैट डी इंटू ई मॉड एन शुड बी इक्वल टू 1। सो हमने ऐसा डी कैलकुलेट किया जिसको हम 11 से मल्टीप्लाई करें और आंसर का मॉडल है 11023 यानी एन के साथ, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है, जब ये हमारे पास ऐसा हमें डी मिल गया तो हमारे पास अब ई भी आ गया। डी ई तो पहले आ गया था इंक्रिप्शन के लिए, डी भी आ गया डिक्रिप्शन के लिए। सो रिसीवर इस डी को यूज़ करेगा और क्या करेगा जी, प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स को गेट करेगा। फॉर्मूला क्या लगाएगा, सी पावर डी मॉड एन। सी अब उसके पास जो जो ब्लॉक्स आते जा रहे हैं उनकी पावर डी लेगा, यानी 5891, और मॉड लेगा 11023 के साथ। हाँ जी, अब आप लोगों को कुछ आइडिया और होगा इस एग्जांपल को देख के कि एक्चुअली ये कितना कॉम्प्लेक्स काम है। हमें बहुत आसान लगा था, लाइक 88 पावर 7 या 11 पावर 23 पे हमें इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लगी थी। मैसेज का ब्लॉक 88 है जिससे 11 बन गया हमारे पास, प्लेन 88 से साफर 11 बन गया, तो हमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं लगी थी। लेकिन एक्चुअली जब आप इसकी वर्किंग देखें तो ये भी हमने बहुत छोटा मैसेज लिया, हाउ आर यू। एक्चुअली तो हमारे पास मैसेज बहुत से अल्फ़ाबेट्स, बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत सी पूरी की पूरी फ्रेजेस एंड एक्सेट्रा, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस में हमारे पास होते हैं। तो उन सारे मैसेजेस को ऐसे ही इंटीजर में, जितने मर्जी इंटीजर बने इंटीजर्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको ग्रुप किया जाता है। दैन उसी तरह उनके लिए पी क्यू ई डी एन फाइंड आउट करके प्लेन से साफर एंड साफर से प्लेन बनाया जाता है। और ये सारी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप एक कैलकुलेशन भी करने बैठते हैं, लाइक 3314 की पावर 11 लेके मॉड 11023 के साथ करने लगते हैं, तो इट इज़ अ वेरी 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 हैक्टिक टास्क। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। आप 11 पावर को पहले डिवाइड करेंगे, लाइक 8 में डिवाइड करें, 4 में डिवाइड करें। 8 और 4 से हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी, लाइक आप 4 में करें, 2 में करें, 1 में करें, फिर 4 में करें आप, यानी 4 4 2 और 1 इसकी जो है आपके पास डिवीजन बनेगी। 4 4 8 9 10 एंड 11। बहरहाल इसके 4 फैक्टर बनेंगे। उन 4 फैक्टर्स को भी इवन 3314 की पावर 2 भी लेना आसान नहीं है। ठीक है, बहरहाल वो 2 लेके फिर 2 से 4 कैलकुलेट करके
तो सारे आंसर को इकट्ठा करके फिर कहीं mod 1111023 के साथ लेके तो हमारे पास ये आंसर आया है। ठीक है, तो इसमें एक ब्लॉक को इंक्रिप्ट करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो यही सोचें अगर आपके पास यहाँ 6 ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये आपके पास हंड्रेड्स की तादाद में या थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं तो अच्छी खासी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है। और सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में बेसिकली मुश्किल चीज़ है एक्सपोनेंट्स को हैंडल करना। ठीक है जी। सो बेसिकली अगर हम आर एस ए का एनालिसिस करते हैं, इसके कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो आर एस ए के कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम एक्सपोनेंट की ही बात करते हैं। बेसिकली आर एस ए जो आपके पास एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, जिसमें वो यूज़ करता है स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है, वो एक फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम बनाता है एक्सपोनेंटेशन का। और रिपीटेडली स्क्वेयरिंग बेस से हमारे पास एक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, मल्टीप्लाइंग इन द वंस दैट आर नीडेड टू कंप्यूट द रिजल्ट्स। लुक एट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स लाइक 7 पावर 5, 7 पावर 5 को तोड़ा, 3 पावर 1 पावर 129 को तोड़ा एंड एक्सेट्रा। तो आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लेता है, अगर आप एक्सपोनेंट्स में से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये बिग ओ लॉग बेस टू एन मल्टीप्लाइज फॉर एन नंबर एन, ये हमारे पास टाइम लेता है। लेकिन एक्चुअली जो इसका एक्सपोनेंट और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं ये आर एस ओ को सिक्योर बनाती हैं, डिफ़िकल्ट टू हैक बनाती हैं, डिफ़िकल्ट टू डिक्रिप्ट बनाती हैं, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक बनाती हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट्स का जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इसकी स्ट्रेंथ बेसिकली बनाता है एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना और इतनी लंबी कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस को करना। सेंडर एंड रिसीवर तो एक नॉन ई एंड डी के साथ और एंड सारी वैल्यूज़ उनके पास नॉन है उसके साथ तो काम करते हैं, लेकिन जब एक इंट्रूडर आएगा और उसको पी क्यू एन ई डी सब कुछ एक्सप्लोर करना है, फिर कहीं जाके वो साइफर से प्लेन टेक्स्ट गेट करने की कोशिश कर सकता है, तो उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा इन एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंटेशन को अगेन वो हमें मैथमेटिकली शो करा रहे हैं। सेकंड, अगर हम इसका कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट देखें तो इसकी इंक्रिप्शन जो है वो एफिशिएंट है। इंक्रिप्शन एफिशिएंट कैसी होती है? यूजिंग द पब्लिक की बेसिकली। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीट इसका कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट की अगर हम वन लाइन डेफिनेशन दें तो आर एस ए हैज़ एफिशिएंट इंक्रिप्शन यूजिंग द पब्लिक की। इंक्रिप्शन यूजेस एक्सपोनेंट टू पावर ई, बेसिकली वही वाली बात हो गई कि एक्सपोनेंटेशन इसके अंदर एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो पावर ई यानी पब्लिक की के थ्रू होते हैं। हैंस इफ ई स्मॉल दिस विल बी फास्टर। Often choose E 65537 यानी 2 power 16 minus 1. Also see choices of E is equal to 3 or E is equal to 17, but if E is too small can attack. Use Chinese remainder theorem and 3 message with different moduli, i.e. If E fixed must ensure greatest common divisor E and quotient of n, phi of n should be equal to 1. I reject any P and Q not relatively prime to E. अच्छा, यहाँ पे वो सारी बात क्या कर रहा है, ई को चूज़ कैसा करना है। हमने ये तो कह दिया कि आपके पास एफिशिएंट इंक्रिप्शन होती है यूजिंग ई। इसका मतलब है कि सारे का सारा बोझ किसके ऊपर, सारे का सारा बर्डन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? पब्लिक की पे। पब्लिक की जितनी सिक्योर होगी, जितनी बेटर होगी, उतना ही आसान हो, उतना ही बेसिकली एफिशिएंट होगा इंक्रिप्शन को परफॉर्म करना और उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होगी। अच्छा, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों में फ़र्क है। एफिशिएंसी ये है कि हमें फ़ौरन जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलें। एफिशिएंसी तो ये है कि हम ई को स्मॉलेस्ट चूज़ करें, लेकिन ई को स्मॉल चूज़ करने से हमें एक ख़तरा ये भी तो है ना कि इंट्रूडर उसे आसानी से जज करते। अगर इंट्रूडर ई तो वैसे भी पब्लिक की है, वो तो इंट्रूडर को पता होगी, वो स्मॉल ई की बेस पे उसके लिए डी कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्राइवेट की यानी उसे मैचिंग पेयर की कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट इज़ वाई ई को स्मॉल रखना उसको इंक्रिप्शन को एफिशिएंट तो बनाएगा, लेकिन साथ साथ आर एस ए को वीक भी कर सकता है। दैट इज़ वाई ई के लिए बेटर चॉइसेस क्या हैं कि हम इनफ लार्ज वैल्यूज़ लें ताकि अटैक करना इंट्रूडर के लिए भी मुश्किल हो। और ई को चूज़ करने के लिए फॉर्मूला अगेन हमारे पास यही है कि ई जो है और फाई ऑफ एन जो है दे मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने ई ऐसा ही चूज़ करना है जो कि ई और जो कि पी और क्यू के लिए रिलेटिवली प्राइम हो। पी एंड क्यू एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय एन बनता है, दैट इज़ वाई जो बेसिकली ऐसा नंबर जो क्वोशंट ऑफ एन
के लिए रिलेटिवली प्राइम हो, हमने वैसा ई चूज़ करना है। सबसे पहली बात, छोटा चूज़ करेंगे एफिशिएंसी तो होगी लेकिन सिक्योरिटी सेक्रीफाइस होगी। दैट इज़ वाई बहुत छोटा ई भी चूज़ नहीं करना, इनफ लार्ज वैल्यूज़ चूज़ करनी है, लेकिन इतनी लार्ज में नहीं कि हमारे पास इंक्रिप्शन जो है वो एफिशिएंट ना रहे। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट्स भी अच्छा, एक्सपोनेंट्स एंड इंक्रिप्शन के बाद एफिशिएंट डिक्रिप्शन की बात करते हैं। आरएसए की डिक्रिप्शन भी एफिशिएंटली काम करती है। एफिशिएंट डिक्रिप्शन है इसकी यूजिंग द प्राइवेट की। डिक्रिप्शन यूज एक्सपोनेंशियल टू पावर डी, दिस इज लाइकली लार्ज इंक्रीज insecure if not. Can use the Chinese remainder theorem to compute mod p and q separately, then combine to get desired answer approximately 4 times faster than doing directly. Only owner of private key who knows values of p and q can use this technique. कह रहे हैं जी एफिशिएंट डिक्रिप्शन होती है किसके थ्रू? प्राइवेट की के थ्रू। प्राइवेट की कौन सी है? डी है। डी कैसा लेना है? डी मोस्टली जो है ना हमारे पास लार्ज होता है। अगर लार्ज ना हो तो हमारे पास सिक्योरिटी सेक्रीफाइस होती है, क्योंकि स्मॉल डी को इंट्रूडर के लिए गेस करना आसान होता है और हमारे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की सारी सिक्योरिटी इस प्राइवेट की पे डिपेंड कर रही है। सो इसको लार्ज रखना ज़रूरी है, लेकिन इस लार्ज की कैलकुलेशन सेंडर एंड रिसीवर के लिए मुश्किल ना हो जाए, बेसिकली रिसीवर या ऑनर ऑफ द मैसेज के लिए मुश्किल ना हो जाए, उसके लिए जी एक चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का एल्गोरिथम है। अगर उसको यूज़ करते हुए पी एंड क्यू का सेपरेटली मॉड ले के तो उसको कंबाइन करके डिज़ायर्ड आंसर लें और फिर उसके साथ हम उसकी बेस पे ई और डी कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगा और डिक्रिप्शन को एफिशिएंट बनाएगा। और ओनली ऑनर ऑफ द प्राइवेट की हु नोस वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू कैन यूज दिस टेक्निक। लेकिन ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये बेसिकली ई और डी की कैलकुलेशन कर कौन सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर ऑफ द मैसेज यानी जिसकी प्राइवेट की है वही कर सकता है। बहरहाल जी एफिशिएंट हमने अगर इंक्रिप्शन को एफिशिएंट करना है तो उसके लिए हम ई को बहुत ज़्यादा स्मॉल और बहुत ज़्यादा स्मॉल रखेंगे तो एफिशिएंसी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं रखना है सिक्योरिटी के लिए। अगर डिक्रिप्शन को एफिशिएंट करना है तो उसके लिए डी को लार्ज रखना तो ज़रूरी है, लेकिन डी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए जो रिसीवर है वो डिक्रिप्शन को आसान बना सकता है, या बेसिकली आसान नहीं फास्ट बना सकता है, क्योंकि डी की कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। आर एस सी की जनरेशन भी इसका एक कॉम्पिटिशनल एस्पेक्ट है। बेसिकली अगर हम देखें तो यूजर्स ऑफ आर एस ए मस्ट डिटरमाइन टू प्राइम्स एट रैंडम पी एंड क्यू, सेलेक्ट ईदर ई एंड डी एंड कंप्यूट द अदर प्राइम्स. P and Q must not be easily derived from modulus n is equal to P into Q means must be sufficiently large, typically guess and use probabilistic test exponents EDR inverse, so use inverse algorithm to compute the other. अगेन ये आर एस ए की जनरेशन के अंदर उसने हमें एक्चुअली पूरे का पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि आर एस ए की जनरेशन का काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके की जनरेशन की टास्क को देखते हैं तो ये इतना सिंपल या इतना आसान या इतना जो है वन स्टेप ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले पी एंड क्यू कैलकुलेट करना है, रैंडमली चूज़ करना है, प्राइम्स होने चाहिए वो, देन उनको मल्टीप्लाई करने से एन बने, एन की बेस पे हम अब ई चूज़ करें और ई की बेस पे डी चूज़ करें। सो आर एस का जो की जनरेशन का मैकेनिज़्म है वो भी अच्छा सा एक आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर है जिसे फॉलो करते हुए की जनरेशन होती है। सो अगर हम आर एस ए के चारों कॉम्पिटिशनल एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो इसके चारों कॉम्पिटिशनल एस्पेक्ट्स आर एस ए की हर तरह से सिक्योरिटी एंड बेटर अप्रोच के बारे में ही हमें गाइड करते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये था इसका एक एनालिसिस कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स वाइज। एक हमने एनालिसिस कर लिया कि आर एस एल्गोरिथम कैसे काम करता है और कि इसका जो काम करने का तरीका है वो किस हद तक एफिशिएंसी ऐड करता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में। आर एस ए की अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आर एस ए के ऊपर जो अटैक्स पॉसिबल हैं उनमें से फर्स्ट है ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि आपके पास इनफिजिबल है गिवन साइज ऑफ नंबर्स। लेकिन अगर हम उस पर बात करें तो उस पर एक्चुअली बात करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्रूट फोर्स की सर्च अटैक ये तो हमें पता है हर तरह के एल्गोरिथम पे पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डाटा का साइज़, कीज़ का साइज़, एक्सपोनेंट्स इतनी बढ़ गए हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक ऑलमोस्ट इनफिजिबल लगने लग जाता है। इम्पॉसिबल हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन इतना मुश्किल कर दिया है ब्रूट फोर्स अटैक आर एस ए ने कि ऑलमोस्ट ये इनफिजिबल अटैक बन गया। मैथमेटिकल अटैक हाँ जी पॉसिबल है बेस्ड ऑन डिफिकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग क्वेश्चन एन बाय फैक्टरिंग मॉड्यूलस एन, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है फैक्टरिंग
और कंप्यूटिंग टोस्टेंट ऑफ एन फाई ऑफ एन, यानी जितना एन को फाई ऑफ एन को कैलकुलेट करना मुश्किल है उतना ही मैथमेटिकल अटैक मुश्किल होगा। टाइमिंग अटैक डिक्रिप्शन के टाइम पे, रनिंग टाइम पे, डिक्रिप्शन के टाइम पे जो है ना, जब डिक्रिप्शन हो रही होती है तब इंट्रूडर अप्लाई करने की कोशिश करता है और कर सकता है। यूजिंग सेपरेट अटैक भी अप्लाई किया जा सकता है आरएसए पे। किस तरह बारी बारी देखते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया कि पॉसिबल है लेकिन ऑलमोस्ट इनफिजिबल है आरएसए के केस में। फैक्टरिंग प्रॉब्लम बेसिकली हम मैथमेटिकल अटैक को देखने के लिए फैक्टरिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्योंकि ये बेस किस पे करता है, ये फैक्टरिंग पे और कंप्यूटिंग फाइव पे करता है। दैट इज़ वाई मैथमेटिकल अटैक को समझने के लिए फैक्टरिंग प्रॉब्लम को देखते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच 3 फॉर्म्स में अप्लाई हो सकता है। मैथमेटिकली अगर अटैक करें इंट्रूडर तो कैसे कर सकता है, वो फैक्टर एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, वो एन को जो है पी और क्यू फैक्टर्स में डिवाइड करे और फाइव एन कैलकुलेट कर ले। फाइव एन कैलकुलेट कर लेगा तो ई और ई का तो उससे पहले ही पता है तो डी कैलकुलेट कर लेगा वो। या फिर डिटरमाइन करे फाइव एन एंड डायरेक्टली एंड कंप्यूट डी, या फिर फाइंड डी डायरेक्टली। यानी मैथमेटिकल अटैक करने के लिए इंट्रूडर के पास 3 तरीके हैं। या तो वो पी एंड क्यू जो एन के फैक्टर्स हैं उन्हें ढूंढ के फाई ऑफ एन कैलकुलेट करे और फिर उसकी बेस पे डी कैलकुलेट करे, या फिर फाई ऑफ एन को डायरेक्ट कैलकुलेट करके डी फाइंड आउट करे, या फिर डी को डायरेक्ट फाइंड आउट करे। Currently believe all equivalent to factoring. I have seen slow improvements over the years as of my best is 200 decimal digits with bit with ls. Biggest improvement comes from improved algorithms. Current assumes 1024 to 2048 bit RSA is secure in ensure PQ of similar size and matching other constraints. ये वो सारे के सारे काउंटर मेयर्स हैं जो कि मैथमेटिकल अप्रोच को, मैथमेटिकल अटैक को अप्लाई करने के लिए जो 3 जो काउंटर मेयर्स हैं उस पर बात की गई है कि बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट हो रही है इसमें आपके आरएसए के अंदर। इम्प्रूवमेंट पहले 200 डेसिमल डिजिट्स तक था लेकिन अब वो इंक्रीज़ करके 1024 से 2048 बिट तक चला गया। ठीक है, जब ये स्टार्ट में था आपके पास कम डिजिट्स के साथ था, कम साइज़ के साथ था, स्मॉल डाटा के साथ था, तब तो मैथमेटिकल अटैक पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे अब आज को अगर हम देखें तो आज हमारे पास आर एस अपनी डाटा के साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है। और पी एन क्यू भी जो चूज़ किए जाते हैं मैथमेटिकल अटैक को बचाने के लिए आर एस ए के अंदर, वो पी और क्यू का साइज़ सेम रखा जाता है एंड मैचिंग देयर कंस्ट्रेंट्स, और उनके कंस्ट्रेंट्स यानी उनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी मैचिंग ही रखे जाते हैं, जिसकी बेस पे पी एन क्यू को के अंदर रैंडमाइजेशन भी है और कुछ आप कह लें जी एक स्पेसिफिक सिमिलैरिटी भी है जो सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर को पता है, जो कि इंट्रूडर के लिए जज करना बहुत मुश्किल है। वो तो रैंडम नंबर्स ही तलाश करता रहेगा, पी और क्यू देन फाई एंड देन डी। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि हमारे पास आपका पास मैथमेटिकल अटैक फैक्टरिंग प्रॉब्लम को चाहे यूज़ करते हुए अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब आर एस ए आज इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके फैक्टरिंग प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं करता। प्रोग्रेस इन फैक्टरिंग को दिखाया हुआ जी किस तरह से आपके पास पहले डेसिमल डिजिट्स थे, फिर बिट्स में वो कितना कितना साइज़ था, आज कितना साइज़ है। मतलब अभी मई 2005 तक का यहाँ पे आपके पास ग्राफ है और एल्गोरिथम इसके अंदर कौन कौन से यूज़ हो रहे थे उसके बारे में बताया हुआ है। और प्रोग्रेस इन फैक्टरिंग को अगर दिखाएं तो आपके पास से प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीजिंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट अटैक है जी टाइमिंग अटैक। मैथमेटिकल अटैक हमें समझ आ गया जिसके अंदर उसने डी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है मैथमेटिक्स की मदद से। टाइमिंग अटैक हमने कहा है किस टाइम पे होता है, ये रन टाइम पे होता है जब डिक्रिप्शन हो रही होती है। पॉल कोचर ने मिड 1990s में इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। एक्सप्लॉइट टाइमिंग वेरिएशन इन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग बाय स्मॉल वर्सेस लार्ज नंबर्स, और आई एफ्स वेरिंग विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन फॉर ऑपरेंड साइज। IF infer है operand size based on time taken and RSA exploits time taken in exponents counter measures इसकी बाद में देखते हैं। टाइमिंग अटैक में एक्चुअली इंट्रूडर क्या करता है, इंट्रूडर आता है और क्या करता है वो स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसी वैल्यूज़ साइज़ की बेस पे ऑपरेंड यानी जिनके ऊपर एक्चुअली कैलकुलेशन हो रही है उनकी साइज़ की बेस पे ये जज करने उनको उनकी कैलकुलेशन की बेस पे
कैलकुलेशन के टाइम की बेस पे उनका साइज़ जज करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि क्या करता है इंट्रूडर बैठ जाता है, डिक्रिप्शन को चेक करता है टाइमिंग अटैक करने के लिए। वो देखता है कि कोई भी नंबर्स को डिक्रिप्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकंड लगता था वो जज कर सकता है कि स्मॉल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन 10 सेकंड में या 1 मिनट में या 2 या 5 मिनट में हो रही है तो वो गेस कर लेगा कि यहाँ पे इनपुट का साइज़ ज़्यादा लार्ज है। दैट इज़ वाई उस लार्ज वैल्यूज़ की बेस पे टाइम को एक्चुअली जज करते हुए उसे पता चलेगा कि वैल्यूज़ का साइज़ लार्ज है और उसकी बेस पे उसके लिए अटैक करना आसान हो जाएगा। इसकी आर एस एक्सप्लॉइट्स टाइम टेकन इन एक्सपोनेंट्स, काउंटर मेयर्स अगर हम इसकी देखें तो ये कांस्टेंट एक्सपोनेंट टाइम अगर यूज़ कर दिया जाए, ठीक है। ये देखें ना हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है आरएसए के अंदर, एक्चुअली उसके अंदर टाइम एक्सप्लॉइट होता है ना, एक्सप्लॉइट मीन्स चेंज होता है। देखिए आप 11 पावर 88 पावर 7 कैलकुलेट करेंगे उसमें डिफरेंट टाइम लगेगा, 11 पावर 23 कैलकुलेट करेंगे उसमें डिफरेंट टाइम लगेगा, ठीक है। आप कोई भी पावर 100 11 023 पावर थी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, ठीक है। वही अगर पावर 11 है तो उसके लिए आपके पास कम टाइम लगेगा। यानी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है उसकी बेस पे टाइम ज़्यादा या कम होता है और उसकी ही बेस पे इंट्रूडर गैस करता है कि यहाँ पे की का साइज़ क्या हो सकता है। काउंटर मेयर्स इसके ये है कि क्यों ना कांस्टेंट एक्सपोनेंट टाइम यूज़ कर लिया जाए, कि चाहे आपके पास आप 88 पावर 7 कैलकुलेट कर रहे हैं या 11 पावर 23, दोनों एक जितने टाइम में कंप्लीट होने चाहिए। यानी 88 पावर 7 कैलकुलेट हो भी गया तो फिर भी वो उतने टाइम के लिए कैलकुलेशन शो होती रहेगी जितने टाइम तक आपके पास 11 पावर 23 सॉल्व नहीं हो जाता। इससे क्या होता है, हम इंट्रूडर को एक डॉज करते हैं, हम उसको एक धोखा देते हैं, उसको हम ये इल्यूजन देते हैं कि सारी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो एक जितना टाइम लेते हैं, तो ये गेस नहीं कर पाता कि कहाँ पे की का साइज़ क्या हो सकता है। एंड ऐड रैंडम डिलेज, जानबूझ के हम अपनी कैलकुलेशन में रैंडम डिलेज ऐड करते हैं। एंड ब्लेंड वैल्यूज़ यूज्ड इन कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में कुछ वैल्यूज़ को ब्लेंड करते हैं, यानी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ ऐड करके उनकी मिक्सिंग करते हैं, एक्चुअल डाटा के साथ एक्स्ट्रा डाटा ऐड करके उनकी कुछ ब्लेंडिंग कुछ मिक्सिंग करके इंट्रूडर को हम धोखा देने की कोशिश करते हैं और टाइमिंग अटैक से अपने सिस्टम को बचाते हैं। चूजन साइफरटेक्स अटैक वल्नरेबल है, आपके पास आ रहे से चूजन साइफरटेक्स अटैक उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक हमने बेसिकली हमने कहा चारों अटैक्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन हमने आपके पास मैथमेटिकल अटैक का भी काउंटर मेजर बताया है और हमने टाइमिंग अटैक का भी काउंटर मेजर बताया है। इस तरह चूजन साइफरटेक्स का भी कोई ना कोई काउंटर मेजर होगा। बहरहाल आरएससी के ऊपर चूजन साइफरटेक्स अटैक हो सकता है। अटैकर चूजेस साइफरटेक्स एंड गेट्स डिक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट। अटैकर क्या करता है, वो साइफरटेक्स गेट करता है रिसीवर या साइट से या फिर लिंक से, और प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्ट करता है यूजिंग साइफरटेक्स to exploit properties of RSA to provide info to help cryptanalysis, can counter with random pad of plain text or use optimal asymmetric encryption padding, ठीक है। RSA के अंदर आपके पास चूजन साइफरटेक्स अटैक CC अटैक पॉसिबल है। इंट्रूडर जो है कोई भी डाटा के जो आपके पास डाटा ट्रैवल हो रहा है उस डाटा के मैसेज को गेट करता है, उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी काउंटर मेजर हैं कि डाटा के अंदर अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पैडिंग कर दी जाए, रैंडम वैल्यूज़ ऐड कर दी जाएँ, सर्किट इसके साथ रैंडमली कुछ डाटा ऐड कर दिया जाए, तो इंट्रूडर को ये नहीं पता होगा कि ये सारे का सारा डाटा है, एक्चुअल मैसेज है, साइफर टेक्स्ट है, या इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रैंडम वैल्यूज़ भी ऐड हुई हैं। तो उसको जब हम इस तरह से एक्स्ट्रा डाटा रैंडमली पैड कर देते हैं तो इंट्रूडर को पता नहीं चलता कि डाटा के साथ एक्स्ट्रा कुछ डाटा भी जा रहा है, जिसकी वजह से वो चूजन साइफर अटैक में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके लिए ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग यूज़ की जाती है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग है मींस आपके पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का ही कोई रूल यूज़ होगा, ठीक है। और ऑप्टिमल क्यों है ये इसकी बात करते हैं। ये जो ऑप्टिमल इंक्रिप्शन पैडिंग जिसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जी वो प्लेन टेक्स्ट का मैसेज है जिसे सेंड करना है, ठीक है। प्लेन मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है, सॉरी इनकोडिंग पैरामीटर, पी इनकोडिंग पैरामीटर
पैरामीटर है, एम वो मैसेज है जिसे सेंड करना है। मैसेज को सेंड करना है, मैसेज से साइफर बनाने के लिए मैसेज को एक डीबी यानी डाटा ब्लॉक की शक्ल में एक डाटा ब्लॉक में फॉरवर्ड किया जाता है। उस डाटा ब्लॉक के अंदर 3 और चीज़ें आ रही हैं, बेसिकली 2 और चीज़ें आ रही हैं। एक तो पैडिंग पैरामीटर को अगेन हैश किया जाता है, हैश करके उसे कोई डाइजेस्ट बना के वो देन पैडिंग की एक्स्ट्रा बिट्स एंड देन मैसेज, तीनों को मिला के डाटा का ब्लॉक बनता है। फिर इस डाटा के ब्लॉक को एक्सॉर किया जाता है एमजीएफ से। एमजीएफ क्या है? एमजीएफ है मास्क जनरेटिंग फंक्शन, जो कि कहाँ से आता है? सीड से। सीड है, याद करें आपके पास रैंडम इनपुट होती है, तो उस रैंडम इनपुट को मास्क जनरेटिंग फंक्शन में के थ्रू गुजार के जो आउटपुट आती है उसको एक्सॉर किया जाता है डाटा के ब्लॉक से। फिर डाटा के ब्लॉक से मास्क डाटा का ब्लॉक बनता है। उस मास्क डाटा के ब्लॉक को ब्लॉक से जो इनकोडेड मैसेज बनता है वो किस तरह से बनता है? मास्क डाटा के ब्लॉक को फॉरवर्ड किया जाता है एमजीएफ को। एमजीएफ क्या करता है? अगेन मास्क जनरेटिंग फंक्शन है, मास्क बनाता है, आउटपुट को एक्सॉर किया जाता है सीड के साथ। सीड प्लस एमजीएफ जो कि मास्क डीबी का एमजीएफ से गुजार के बना है, आउटपुट को एक्सॉर करके मास्क्ड सीड बनाई जाती है। मास्क सीड प्लस मास्क डीबी दोनों मिलके आपके पास क्या बनाते हैं? ईएम। एक तो आपके पास इनकोडेड मैसेज के अंदर मास्क डाटा का ब्लॉक आएगा, दूसरी इनपुट उसके अंदर मास्क सीड आएगी। मास्क सीड कैसे बनेगी? अगर आप मास्क डाटा के ब्लॉक को एमजीएफ से गुजार के आंसर को एक्सॉर करें सीड के साथ, तो अब आपके पास मास्क यानी देखिए आपके डाटा के ब्लॉक को मास्क करने के लिए सीड को हमने एमजीएफ से गुजारा, और सीड को मास्क करने के लिए हमने जो डाटा का ब्लॉक था उसे एमजीएफ से गुजारा, ठीक है। और उसे हमारे पास अब इनकोडेड मैसेज बन गया। अब इस इनकोडेड मैसेज को आरएसए से गुजार के इनक्रिप्ट किया जाएगा। ये इनक्रिप्टेड मैसेज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकोडेड मैसेज है। किस मकसद के लिए? इसके अंदर जो हमने एक्स्ट्रा पैडिंग करनी है वो हमने पैडिंग कर ली है, उसको हमने बहुत तरीक़ों से यानी अच्छे तरीके से हमने उसे ऑप्टिमल वे में हमने उससे पैड कर लिया। अब हमारे पास जब पैड हो गया है तो उस पैडेड मैसेज को, इनकोडेड मैसेज को इसके बाद गुजारा जाएगा आरएसए से और साइफर बनाया जाएगा। तो फिर इंट्रूडर को ये सारी चीज़ें, ये सारा मास्किंग और इसके अंदर जो आपके पास पैडिंग है उसे निकालना इंट्रूडर के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ये था आपके पास आरएसए का सिक्योरिटी वाइज एनालिसिस। हमने चारों तरह के इसके ऊपर अटैक्स की बात की, चारों पॉसिबल हैं लेकिन चारों के लिए काउंटर मेयर भी एग्जिस्ट करता है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास आरएसए एक बेटर एंड स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में, और साथ ही साथ ये हमें हर तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, चाहे हमारा पर्पस इनकोडिंग है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, चाहे हमारे पर्पस डिजिटल सिग्नेचर्स बनाना है, की मैनेजमेंट, की एक्सचेंज करना है एंड एक्सेट्रा। हर काम के लिए हम आरएसए को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम बेसिकली आरएसए का यूज़ ही देखेंगे डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी के गोल्स को अचीव करने के लिए।